जय हिंद दोस्तों, मैं आशिफ लोहार आपसे भी कराची से द्वार परिवार पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप एकदम शानदार होंगे, एकदम जानदार होंगे। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताइए कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम खुश हो गए, एकदम मस्त हो गए, जहां पर भी हो गए एकदम खुशहाल हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए। आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत सारी 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम स्वतंत्र हैं, हम खुल के सांस ले सकते हैं। हमारा देश है, हम युद्ध कर जो देश के हित में है, जो हमारे हित में है, जो जमाने के हित में है, हम वो काम को बहुत साकुशल बड़े सुकून से करने की हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी के ही इस अमृत अवसर पर हम आपको पढ़ा रहे हैं मूल अधिकार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी प्यारे प्यारे साथियों को बहुत बहुत सारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा आप एकदम शानदार होंगे, एकदम शानदार। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के ही बदौलत हमें जो मिल रही है पढ़ने की, सोने की, जागने की, और मूल अधिकार भी उसी आज़ादी के बदौलत हमको ये आज़ादी मिली है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ये एक इंटरनेशनल या नेशनल पर्व है हमारा, और इसे बहुत अच्छे से और बहुत खुशहाली से निभाना चाहिए। कोशिश करूँगा आप मेरी इस बात पर अमल करो और अच्छे से निभाओ। हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई में हमने मूल अधिकार के 2 पार्ट ले लिए, आज ये 3rd पार्ट है और इसमें पूरा सोपड़ा साफ, मूल अधिकारों का पूरा सोपड़ा साफ कर देंगे हम। और इसमें हम पढ़ेंगे आज स्वतंत्रता के अधिकार तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 23 से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 23 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बार बताओ सबको विजिबल मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? अगर नहीं आ रही हो तो बताओ कि भैया नहीं आ रही, आ रही है तो बताओ कि हाँ भैया आ रही है। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही होगी ना? ठीक, अब हम पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे हम? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके भाई साहब 23 से 25 शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 25 तक आते हैं। आप भली भांति जानते हो इन चीज को। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं 23 से लेकर 25 तक। उसमें आर्टिकल पहला क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार या व्यवहार दुर्व्यवहार या व्यवहार
मानव का दुर्व्यवहार या बेगार बलात्सरण या बलात्सरण का प्रतिषेध। ऐसा भी ये राज्य और प्राइवेट दोनों कंपनियों पर लागू है। ठीक, आगे आगे 23 के बाद हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना था 23 का सब क्लोज। ये कहता है, ये कहता है कि मानव आर्टिकल 23 का 3, 23 का 2 कहता है राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, इनकी राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आर्टिकल 23 बता दूँ एक बार, तुमको बॉडी बॉडी क्लियर आ रही हो तो ठीक। मैं तुमको बता दूँ कि हमने आर्टिकल शोषण के विरुद्ध और स्वतंत्रता के विरुद्ध ग्रुप कर दिया था। ये तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा। इसमें हमने पढ़ा कि आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यवहार या बेगार बलात्सरण का प्रतिषेध लगाते हैं, यानी कि मानव का कोई यूज करता है, व्यापार करता है, उससे बेगार करवाता है या बच्चों से काम कर पाता है, तो उस पर रोक, सीधी सीधी बात है, रोक लगाता है। रोक और ये राज्य प्लस प्राइवेट दोनों कंपनियों पर हो सकती है। 23 आर्टिकल 23 के कहता है कि मानव का व्यापार, मानव का दुर्व्यवहार बेगार बलात्सरण में दंडनीय अपराध है। अगर तुम 23 के अंतर्गत आओगे और तुम कुछ लगता है कि हम बालक से काम करा लें या बेगार करा लें या उसकी खरीद फरोख्त कर दें, तो आप आर्टिकल 23 के बंद के थ्रू जेल में खसेड़ दिए जाओगे। तभी भी इस बात का ध्यान करना, हमें किसी की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी की कमजोरी का ही फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर कमजोरी का फ़ायदा ना उठाते, अगर इंसान इतना मतलब ही ना होता तो संविधान में एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। शायद इंसान की फितरत बचपन पहले से ऐसी रही है कि वो उसने चीज़ों का हमेशा लाभ उठाया, चीज़ों का भी लाभ नहीं उठाना है। इसलिए आर्टिकल 23 के 3 होता है कि मानव यानी कि इंसान का अगर खरीद फरोख्त होती है, उससे बेगार करवाते हो, बलात्सरण बच्चे से काम करवाते हो, एक दंडनीय अपराध है, आपको घेर कर रख दिया जाएगा। आर्टिकल 32 का तो कहता है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु काम करवा सकता है, यानी सरकार लगता है तुमको, सरकार को लगता है कि सारे हित का काम है, इसमें सारे देश का हित है, तो सारे देश के हित के लिए राज्य जो है ना सार्वजनिक प्रयोजन हेतु काम करवा सकता है। उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो इस तरह से सब में काम करवा देगी। डन, यहाँ तक कर लिया तो रफ कर दूँ इसे एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं रफ कर दूँ। आर्टिकल 24 और 25 शोषण के विरुद्ध अधिकार खत्म, क्योंकि सब तो लोग नहीं पढ़ेंगे, बस डायरेक्ट ये पढ़ेंगे एक राउंड।
आर्टिकल कितना पड़ेगा बताओ। आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 24। क्या आर्टिकल चूज करता है बालकों का कारखाने या फैक्ट्री आदि में नियोजन और मेरे प्यारे दोस्तों मैं तो बता दूँ आज मेरी क्लास की लेने की पूरी वो ना थी, तो मैं तुमको बताऊँ मेरे पास नोट्स है अपने, मैं इसमें थोड़ा देख देख कर आज तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, भैया कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं नोट्स है इसमें देख कर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 24 उसमें क्या था, नियोजन पर रोक की बात करता है। हम जहाँ पर जाना खतर होता है, नंबर 1 जहाँ पर जान का खतरा, वहाँ पर इस चीज़ को लिया जाता है, उसमें आ जाएगा भाई साहब नंबर 1 क्या हैवी हैवी ड्यूटी हैवी ड्यूटी। अब हैवी ड्यूटी वर्क में कई प्रकार के वर्क होते हैं, उसमें आ जाएगा खनन खनन ईंट भट्टा कराया जाता है, अलीगढ़ तांबा उद्योग फिरोजाबाद का कांच उद्योग कांच उद्योग कहा जाता है, पद संकट में स्थान शराब काली उद्योग काली उद्योग। एक बार मेरी ऑडियो वीडियो बताओ, सही है बिंदास। मैंने तो बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 दो होते हैं, जो मैंने आर्टिकल तुमको 23 बता दिया, अच्छे से समझा दिया। अब 25-24 में क्या बताता है कि बालकों का कारखाने या फैक्ट्री आदि में नियोजन पर रोक, यानी कि बालक जो 14 साल से कम या 18 साल से कम के हैं उन पर जो प्रतिबंध लगाया है, रोक लगाया है, उसके बारे में है बताया गया है कि बालकों का कारखाने या फैक्ट्री आदि में नियोजन पर रोक लगा सकती है, यानी कि जहाँ पर जान का खतरा हो सकता है, जहाँ जान का खतरा होगा वहाँ पर
या हैवी रोटी वर्क हो सकता है, तो उसमें खनन हो सकता है, ईंट आटे हो सकते हैं, अलीगढ़ ताला हो सकता है, फिरोजाबाद का कांच। फिरोजाबाद में काफ़ी चोरे बोलते हैं इसे। क्या है ये कांच, ये चोरी, और ये बस बस मसाहूर है। कांच की चोरियों के लिए मशहूर है फिरोजाबाद। ऊपर सेकंड स्थान और फिर काली पत्थर। जब तक समझ में आया हो तो एक बार डन करें और बोलें कि हाँ भैया चलो हमारे साथ बताएं, चले आगे। ठीक, स्क्रीन शॉट ले रहे हैं वॉइस का पूरा। समझ में आया। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गए यहाँ तक। अब हम क्या लेंगे बताओ। क्या लेना है हमें, अब क्या पढ़ेंगे हम। आदमी स्वतंत्रता अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है कि आर्टिकल 25 अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता विश्व के किसी भी तरह की मान्यता, विश्व के किसी मानना, विश्व के किसी धर्म को मानना, मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण, आचरण में दो धर्मों में आचरण स्वतंत्रता, उपासना प्रचार करने की उपासना, आर्टिकल 25 देखो एक बार अच्छे से क्या कहता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 साफ साफ कहता है, बताएंगे सारे दोस्त। मैंने तुमको बताया ये 4 और ग्रुप आ चुका है, 5 और 6 2 ग्रुप रह गए, बस हमारे मूल अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें बताता है कि धर्म की स्वतंत्रता अधिकार 25 और 28 3 को दे रखे हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप अंतःकरण, आप किसी के चीज़ में भी अंत कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो।
किसी भी मिल सकते हो। ठीक। अंतःकरण की स्वतंत्रता। विश्व में जितने प्रकार के धर्म हैं, विश्व में जितने प्रकार के धर्म है, कितने भी धर्म है विश्व में, सारे धर्मों को मानने की स्वतंत्रता। आचरण मतलब आपका चाल चलन क्या होता है, आप किस तरह से चलेंगे, आपका बात करने का क्या आचरण होगा, आप दूसरों को कितनी इज्जत या वैल्यू देंगे इंसानियत में रहते हुए, उस चीज़ की स्वतंत्रता। उपासना यानी कि किसी चीज़ को पूजना करने की स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 25 करता है। अब आर्टिकल 26 ये कहता है, आर्टिकल 26 कहता है, नॉर्मल है, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक धार्मिक कार्यों के बंधन करने की यानी कि आप किसी धर्म को मानते हैं, आर्टिकल 25 में उसने धर्म मानने की स्वतंत्रता दे दी। और उसमें बताया कि अगर किसी धर्म को मानते हो तो उसका काम, उसको मनाने के कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, उसका प्रबंधन करना होता है, उसके लिए एक समिति या मीटिंग वगैरह बैठानी होती है, पंडाल लगाना होता है। तो बताया कि धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करने के, प्रबंधन का मतलब होता है उसका रख रखाव, क्या होता है, रख रखाव करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर तुम्हें बता दूँ मैं, उदाहरण में जैसे बरेली में आला हजरत का उर्स ये को संपन्न कह दो या पाक बना के लिए, जो उसका जो प्रबंधन होगा, बरेली में आला हजरत का उर्स होता है, उससे पाक होता है, उसको मनाने की बात की जाती है। या अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स देखा। ठीक, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स देखा, इसकी स्वतंत्रता हमको आर्टिकल 26 देता है। हम मुस्लिम हैं या कोई कुछ भाई गैर मुस्लिम होते हैं तो उनको उनके धर्म की मानने की स्वतंत्रता है। जैसे महाकुंभ मेला अयोध्या इलाहाबाद में लगता है ना, महाकुंभ मेला तो अयोध्या में नहीं लगता है, इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज, प्रयाग का संगम है, प्रयागराज में लगता है। अब मैं तुमने बताया कि 25 और 26 में बताया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में आता है। उसमें बताया जाता है कि आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, विश्व में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता या आचरण करने की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, इतनी चीज़ों की स्वतंत्रता हमें मिलती है। आर्टिकल 26 जो तुमने धर्म को माना है, धर्म के धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 26 देता है। कि हमने जैसे इस्लाम धर्म मानते हैं, तो इस्लाम में जो हमारे औलिया हैं, अल्लाह के वली हैं, इनका उससे पाक, इनके जन्मदिन या कुछ इस तरह का मनाने के लिए, उनके प्रबंधन के लिए कुछ चीज़ें होंगी ना, पब्लिक आएगी, टेंट होगा, खाना होगा, दुरूद फातहा होंगे, तो उसका प्रबंध, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बताया कि बरेली में आला हजरत के उससे पाक मनाया जाता है, तो वो जो मनाया तो उसमें क्या हुआ
उसके लिए आगे चीज़ें प्रबंधन कैसे करा हुआ, किस तरह से हुआ, तो ये बातें हैं बताइए। अजमेर शरीफ में फजल नवाज का सुनाया जाता है, उसका भी प्रबंधन के लिए कमेटी वगैरह होती है, कमेटी उस चीज़ को हैंडल करती है। ठीक, इतना हुआ। आप तुम मुझसे कहो तो मैं रफ करता हूँ एक बार, स्क्रीन शॉट ले लो इसको तुम रखो। उन्नीस सौ 27 आर्टिकल आर्टिकल 27 कहता है किसी किसी भी धर्म की किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर या टैक्स नहीं देने की इसमें ज़्यादा कोई संस्थान आ जाती है, संस्थान आ सकती है। ठीक, धार्मिक निकाय आ सकते हैं, कोई काम धार्मिक निकाय आ सकते हैं। कितनी की आय प्राप्त होती है तो सारी आय कर यानी कि मैं तुमको बताऊं, मैं तुमको साफ साफ बता दूं, यानी कि आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। यानी कि हम धर्म के लिए कोई चंदा हुआ है, कुछ हुआ, कोई एक खजाना इकट्ठा हुआ, धर्म है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई मज़ार है, उस पर पैसा आया इकट्ठा हुआ, उस पर कितना भी धन हुआ, कितनी भी आय हुई उसकी, तो उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दिया करता टैक्स न देने की स्वतंत्रता। ठीक, आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आप बताएंगे कि भैया आर्टिकल साफ साफ कहता है, आर्टिकल कहता है कुछ कुछ धार्मिक स्थलों में कुछ धार्मिक स्थलों में कुछ धार्मिक स्थलों में धार्मिक स्थलों पर धार्मिक शिक्षा देने की
धार्मिक स्थलों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्थल कह दो या शिक्षण संस्थान कह दो या शिक्षण धार्मिक स्थलों में या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। ठीक, ये तो नहीं कह सकता है। इसकी कैटेगरी हो सकती है, कुछ संस्थान जो होते हैं ना, ये वो कैटेगरी बता सकते हो इसकी। कुछ संस्थान प्राइवेट हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं। प्राइवेट में जो जो राज्य से वंश का वित्तीय प्राप्त, एक वंश से वित्त प्राप्त सरकारी स्कूलों को ले सके, जैसे ठीक, यहाँ पर क्या हो सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे बच्चे उतारेंगे तो मुझे बताएंगे कि हाँ भैया हमारे समझ में आ चुका है। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक, मैंने तुमको बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 25 से 28 कवर करता है, और उसमें वो बताता है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि, यानी कोई धर्म विकास के लिए कोई पैसे इकट्ठा हुआ है तो उस पर कोई कर नहीं दिया जाएगा। कोई धर्म है, कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कोई मंदिर है, और उसमें कोई धन पूंजी इकट्ठी हुई है, उसको कोई आय हुई है, तो उस पर आप कोई भी कर नहीं दोगे। इसकी स्वतंत्रता में आर्टिकल 27 देता है। 28 कहता है कि कुछ धार्मिक स्थलों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कुछ धार्मिक स्थलों में, कुछ धार्मिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता दे सकते हैं। पहले प्राइवेट कॉलेजों में दे सकते हैं आप, या जो राज्य सांसद वित्तीय पोषित हो, या मदरसों में आदि। यहाँ तक होते ही तो बता सकते हो। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, कौन से बचे? शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा आर्टिकल आर्टिकल 29 और 30 और कौन से? आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 के बाद
किसी भी विशेष यानी किसी भी विशेष लिपि में सांस्कृतिक उत्सव करते हुए बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 में देता है कि आप किसी भी विशेष भाषा, आप किसी भी लिपि, संस्कृति या कोई मान लो भाषा, किसी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति उसे जीवन करते हुए बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 30 बताएगा। क्या बताओ ना आर्टिकल 30 क्या होता है? तुम बताओ ना, मैं बताऊंगा। तुम्हारे हाथ में है। अल्पसंख्यक के शिक्षण अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। आर्टिकल 32 होता है, एक ग्रुप हो गया। अगला ग्रुप क्या था हमारा? वो था संवैधानिक उपचारों से मृत करो शोषण। आर्टिकल 32 एक ग्रुप भी था। इसमें क्या ध्यान दिया है कि संवैधानिक उपचारों से आर्टिकल 32 और 33। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 के थ्रू आप जो है आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 के आधार पर आप लोग अधिकार सुप्रीम कोर्ट में ले जा
में आया तो बताओ। सारे बच्चों को अगर यहाँ तक समझ में आया तो बताओ एक बार कि हाँ भैया हमारे यहाँ तक समझ में आ चुका है। जल्दी बताओ यहाँ तक समझ में आया हो तो। ओके, समझ में आया क्या नहीं आया बताओ। समझ में आया यहाँ तक सारे दोस्तों को नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक बार मुझे बताएंगे सारे दोस्त कि हाँ भैया हमारे समझ में आया। समझ में आया मैंने क्या बताया। आज हमारे मूलाधिकार समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। बाकी 33, 34, 35 तो और है। इसे तुम्हें पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसकी कोई भी ऐसी ना पढ़ने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकारी ये 5वां ग्रुप है। संबंधित उपचारों का अधिकारी है भाई साहब 6वां ग्रुप है। इसमें बताया थे आर्टिकल 29 बता रहा है किसी विशेष भाषा, लिपि, सांस्कृतिक उसे जीवगत बनाए रखने का अधिकार। आर्टिकल 29 ये कहता है कि आप किसी भी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति उसे जीवगत बनाए रखें। तीस कहता है कि अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार आर्टिकल 30 में कहता है। यानी कि जो अल्पसंख्यक है जिनकी संख्या बहुत कम है, अल्प मतलब होता है छोटा, संख्या मतलब संख्या, जो संख्या में बहुत कम है उनके अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उनमें प्रशासन भी कर सकते हैं। दो शिक्षण संस्थान सांस्कृतिक का अधिकार 29-30 में निपट जाता है। 31 में खाली होगा आर्टिकल 32 ग्रुप 7 में था वैसे, लेकिन अब 6 में आता है करना जाता है। इसमें कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताइए आर्टिकल 32 के आधार पर आप मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। यानी कि अगर वो आपके मूल अधिकारों का कोई भी शोषण करता है, मूल अधिकारों का कोई भी शोषण करता है तो आप इनको इसे क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के अनुसार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो 26 के तहत जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाना तो आर्टिकल 32 के अनुसार जाएंगे। उम्मीद करूँगा मूल अधिकार हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपने सारे एक प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से बनाए होंगे और एक अपना बड़ा भाई मानते हुए अपने बड़े भाई का कहना मानते हुए इसके हर बात पे अमल करते हुए आज हमने मूल अधिकार पूरा कंप्लीट कर दिया है। मूल अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। इस बात का आप ध्यान देंगे कि हाँ भैया आपने मूल अधिकारों को कंप्लीट करा दिया है। ओके, कल और जो अगली वीडियो आएगी वो 118 हमारा डीपीएसपी का, एक में सारे डीपीएसपी का डीपीएसपी। बाकी अब चलते हैं, अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, जय हिंद।